किसी बहुत ही अभेद्य और मजबूत किले की कल्पना करना मतलब हमेशा बहुत दिलचस्प होता है। एक ऐसा किला जिसे सालों की मेहनत और कड़े संघर्ष के बाद खड़ा किया गया हो। बिल्कुल, एक जन आंदोलन के जरिए। हाँ, लेकिन जरा सोचकर देखिए कि अगर उस मजबूत किले की सुरक्षा की चाबियां आपने कुछ ऐसे ऐसे किराए के पहरेदारों को सौंप दी हों, जो मतलब तूफान का बस पहला संकेत मिलते ही किले के दरवाजे खोल दें। और खुद वहां से पतली गली से निकल जाएं। एकदम सही। तो उस पूरी मेहनत का फिर क्या होगा? मतलब राजनीति की दुनिया में अक्सर ऐसी ही कहानियां देखने को मिलती हैं, और आज की हमारी इस विशेष डीप डाइव चर्चा का केंद्र भी एक ऐसा ही घटनाक्रम है जिसने कई विश्लेषकों को चौंका दिया है। वाकई ये घटनाक्रम है ही इतना चौंकाने वाला। हम बात कर रहे हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी के भीतर मचे उस हालिया मतलब राजनीतिक घमासान की, जहां पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने एकदम से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सतह पर तो ये सिर्फ एक दल बदल लगता है, लेकिन इसके पीछे के कारण बहुत गहरे हैं। और हमारे पास जो विस्तृत रिसर्च नोट्स और स्रोत सामग्री मौजूद है, वो इस पूरी घटना की एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करती है। देखिए, ये सिर्फ 7 चेहरों के बदलने की कहानी नहीं है। ये एक राजनीतिक दल की कार्यशैली और उन महत्वाकांक्षाओं की जमीन पर पड़ने वाली कीमत का पूरा कच्चा चिट्ठा है। बिल्कुल। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज का हमारा ये जो पूरा विश्लेषण है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने मौजूद दस्तावेजों और दावों पर आधारित है। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। एकदम। मतलब यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, न तो समर्थन करना है और न ही विरोध करना है। हम बस निष्पक्ष होकर इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या ये पूरा विवाद दिल्ली के रिमोट कंट्रोल और पंजाब की स्वायत्ता के बीच का टकराव है, और इसका 2027 के विधानसभा चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, ये भी हम समझेंगे। तो इस पूरी चर्चा में हम एक सबसे बड़ा सवाल सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या इन 7 सांसदों का जाना उस इमारत की नींव में आई कोई बहुत गहरी दरार है, या फिर क्या ये सिर्फ दीवार से झड़ता हुआ पुराना पेंट है? ये तुलना इस स्थिति को समझने के लिए बहुत ही सटीक है, और इसका असल जवाब हमें तब मिलेगा जब हम इस बात की जड़ में जाएंगे कि ये 7 सांसद आखिर थे कौन। सही कहा। और सबसे अहम बात कि ये लोग संसद के उच्च सदन तक पहुंचे कैसे, क्योंकि दस्तावेजों में जो बातें हैं वो बहुत कुछ साफ कर देती हैं। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा और गहराई से सुलझाते हैं। जो दस्तावेज हमारे सामने हैं उनमें बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कही गई है कि मित्तल, गुप्ता और साहनी जैसे जो सांसद दल बदल कर गए हैं, उनका पंजाब की जमीन पर कोई जनाधार नहीं था। बिल्कुल नहीं था। मतलब ये ऐसे नेता नहीं थे जो किसी गली मोहल्ले में जाकर आपको पता है 1000 लोगों की भीड़ जुटा सकें। और तो और स्रोत कहते हैं कि ये नेता उच्च सदन में पंजाब के हितों की वकालत करने में भी पूरी तरह नाकाम रहे। हाँ, और यहीं पर स्रोत पार्टी के चयन प्रक्रिया की बहुत तीखी आलोचना करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब पार्टी के पास पंजाब में जमीन पर पसीना बहाने वाले इतने सारे लोकल नेता थे, तो फिर नेतृत्व ने उन सब को दरकिनार करके इन व्यापारियों को ही क्यों चुना? इस सवाल का जवाब राजनीति के उस स्याह सच में छिपा है, जहां आदर्शवाद और व्यावहारिकता आपस में टकराते हैं। दस्तावेजों के अनुसार चयन प्रक्रिया में योग्यता या जमीनी संघर्ष के बजाय पैसे वालों को, जिन्हें मनी बैग्स कहा जाता है, उनको प्राथमिकता दी गई। लेकिन क्यों? मतलब एक उभरती हुई पार्टी ऐसा क्यों करेगी? देखिए, जब कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार कर रही होती है तो उसे संसाधनों की जरूरत होती है। कॉर्पोरेट फंडिंग, प्रचार, नए राज्यों में दफ्तर खोलना, इन सब में बहुत भारी पूंजी लगती है। बिल्कुल, यही वो बिंदु है जहां व्यापारिक पृष्ठभूमि वाले लोग काम आते हैं। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि यही फैसला पार्टी की सबसे कमजोर कड़ी कैसे बन गया। अच्छा, यहां मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर ये व्यापारी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण संसाधन जुटा रहे थे, तो फिर वो कमजोर कड़ी कैसे हो गए? संसाधन जुटाना एक बात है, लेकिन राजनीतिक वफादारी बिल्कुल अलग चीज है। इन व्यापारियों के अपने बहुत बड़े वित्तीय साम्राज्य होते हैं। अच्छा। हमारे स्रोत साफ तौर पर मोदी शाह व्यवस्था का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि कैसे केंद्र सरकार द्वारा इन पूंजीपतियों पर आसानी से दबाव, जिसे बाम मरोड़ना या आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं, वो बनाया जा सकता है। तो मतलब उनका अपना बिजनेस दांव पे लगा होता है। एकदम सही। जब किसी व्यापारी को लगता है कि उसकी राजनीतिक वफादारी से उसके बिजनेस पर आंच आ सकती है, तो वो सबसे पहले अपनी पार्टी छोड़ता है। वो अविश्वसनीय पार्टी वफादार साबित होते हैं।
हाँ, ये तो बिल्कुल वैसी स्थिति हो गई जैसे आप अपनी सेना में वफादार सैनिकों की जगह कुछ किराए के लड़ाकों मतलब मर्सनरीज को काम पे रख लें। हाँ, ये बहुत सटीक उदाहरण है। जब तक आप उन्हें अच्छी कीमत दे रहे हैं वो आपके झंडे के नीचे हैं, लेकिन जैसे ही सामने से कोई बेहतर डील मिलती है या उन पे खतरा मंडराता है वो बिना सोचे दिल बदल लेते हैं। बिल्कुल। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करना कोई बिजनेस डील नहीं है। जब ऐसे लोगों को भेजा जाता है जिनकी जड़ें पंजाब की मिट्टी से नहीं जुड़ी हुई हैं, तो संकट के समय वो पंजाब के लिए खड़े नहीं होते। वाकई वो सिर्फ खुद के लिए खड़े होते हैं। और ये जो दल बदल हुआ वो इसी बुनियादी खामी का नतीजा है। तो यहाँ चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। अगर ये सबको पता है कि किराए के लड़ाके वफादार नहीं होते, तो ये नियुक्तियां आखिर की किसने? मतलब किसने ये तय किया कि लोकल नेताओं को पीछे धकेलकर दिल्ली के प्रभाव वाले लोगों या व्यापारियों को आगे लाया जाए? ये सीधा सवाल हमें पार्टी के भीतर के उस बड़े टकराव की तरफ ले जाता है जो दिल्ली के प्रभाव और पंजाब की स्वायत्ता के बीच चल रहा है। स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? दस्तावेज बताते हैं कि पंजाब के स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच भारी नाराजगी है। उन्हें दिल्ली का ये कथित हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने नोट्स में पढ़ा था। इसमें राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे नेताओं के नाम विशेष रूप से हैं। बिल्कुल। स्थानीय जनता उन्हें बाहरी मानती है और सिर्फ इतना ही नहीं, स्रोत कुछ कथित संदिग्ध सौदों और अत्यधिक प्रशासनिक दखलंदाजी का भी जिक्र करते हैं, जिससे पंजाब के लोगों का मोहभंग हो रहा है। तो ये स्वायत्ता के मुद्दे से कैसे जुड़ता है? देखिए, बिना चुनाव लड़े नेताओं द्वारा राज्य की नीतियां तय करना लोकतांत्रिक जनादेश के खिलाफ देखा जाता है। पंजाब का अपना एक ऐतिहासिक मिजाज रहा है, वो अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। तो मतलब अगर मैं एक कॉर्पोरेट दुनिया का उदाहरण दूं, तो ये ऐसा है जैसे किसी स्टार्टअप का फाउंडर एक नए शहर में बहुत ही सफल ब्रांच ऑफिस खोले। हाँ, लेकिन फिर वो फाउंडर दिल्ली में बैठकर उस सफल ब्रांच में इतनी ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट करने लगे कि मतलब वहां की लोकल टीम ही बगावत पर उतर आए। बिल्कुल। लोकल टीम सोचेगी कि भाई अगर काम हम कर रहे हैं तो फैसले बाहर से क्यों लिए जा रहे हैं? एकदम। और ये दखलंदाजी तो शायद और बढ़ गई है ना। दस्तावेजों में 2025 के दिल्ली चुनावों का कुछ जिक्र था। हाँ, वो एक बहुत अहम मोड़ है। स्रोतों के अनुसार 2025 में दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की पंजाब में मौजूदगी और उनका हस्तक्षेप लगातार बढ़ता गया। ओहो। और वहां की जनता इसे अब बहुत अत्यधिक दखलंदाजी या ओवरबेरिंग के रूप में देखने लगी है। और एक नैरेटिव जो दस्तावेजों में उभर कर आ रहा है वो ये है कि पंजाब के संसाधनों का, जैसे कि स्टेट हेलीकॉप्टर और फंड्स का इस्तेमाल पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार के लिए हो रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है वहां जमीन पर। यहीं पर आदर्शवादी राजनीति और असलियत आपस में टकराते हैं। 2022 की जीत कोई आम जीत नहीं थी। वो कांग्रेस और अकाली दल के कुशासन के खिलाफ एक साफ जनादेश था। बिल्कुल, जनता एक क्लीन सिस्टम चाह रही थी। लेकिन स्रोत बताते हैं कि पार्टी उस साख और भरोसे को बनाए रखने में अब बहुत संघर्ष कर रही है, खासतौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। भ्रष्टाचार? लेकिन पार्टी तो एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से ही निकली थी। यही तो विरोधाभास है। दस्तावेजों के अनुसार जमीन पंजीकरण और खनन में रिश्वतखोरी की शिकायतें आज भी सार्वजनिक धारणा का हिस्सा बनी हुई हैं। वाकई, ये तो मतलब उनकी पूरी वैचारिक नींव पर ही सवाल उठा देता है। हाँ, विश्लेषक इसे इसी तरह देखते हैं कि कैसे एक आदर्शवादी आंदोलन धीरे धीरे उसी पारंपरिक राजनीति में बदल रहा है जिसे वो खत्म करने आया था। लेकिन निष्पक्ष रहने के लिए हमें स्रोत के दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। हाँ, दस्तावेजों में ये भी माना गया है कि कानून और व्यवस्था, खासतौर पर गैंगस्टर और ड्रग्स के मामलों में कुछ प्रगति हुई है। बिल्कुल, सरकार ने इस मोर्चे पर कुछ काम किया है, लेकिन इस प्रगति के साथ ही स्रोत एक और चिंताजनक तथ्य सामने लाते हैं। वो क्या? राज्य कैबिनेट में कुछ ऐसे विधायकों को शामिल किया गया है जिनकी प्रवृत्ति आपराधिक मानी जाती है। अरे, तो मतलब तो इसके क्या मायने हैं? अगर आपको क्लीन विकल्प के तौर पर चुना गया था, तो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को सत्ता सौंपना क्या उस पूरे जनादेश को ही खारिज नहीं कर देता? एकदम कर देता है। जब आप ऐसी पृष्ठभूमि वाले लोगों को मंत्री पद दे देते हैं, तो जनता के बीच संदेश जाता है कि सत्ता की मजबूरियों ने आपको भी वैसी ही पारंपरिक पार्टी बना दिया है। ये बहुत ही उलझी हुई स्थिति है। एक तरफ आपके अपने सांसद भाग रहे हैं, दिल्ली का दखल है और सुशासन के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। तो 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के पास आखिर क्या रास्ता बचता है? दस्तावेजों के आखिरी हिस्से में एक सर्वाइवल गाइड या रणनीति का जिक्र है। सबसे पहली जरूरत ये बताई गई है कि पार्टी को एलीट वर्ग की नियुक्तियों से ध्यान हटाना होगा। मतलब मनी बैग से दूर जाना होगा?
हाँ, और जो स्थानीय कार्यकर्ता और जननेता हैं, जिनके पास मास सपोर्ट है, उन्हें मजबूत करना होगा। तो उन व्यापारियों का क्या जो संसाधन लाते हैं? स्रोत का सुझाव है कि व्यापारियों को उच्च राजनीतिक पदों के बजाय केवल सलाहकार की भूमिकाओं तक सीमित रखना चाहिए। उन्हें राज्यसभा भेजना एक भूल थी। ये तो समझ आता है, लेकिन नेतृत्व के स्तर पर क्या शीर्ष नेतृत्व को लेकर स्रोत कोई टिप्पणी करते हैं? बहुत गंभीर टिप्पणी करते हैं। दस्तावेजों में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को अपनी कार्यशैली पर दोबारा विचार करने की, एक आत्ममंथन की सख्त जरूरत है। आत्ममंथन की? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो कई संस्थापक सदस्य और उनके जो चहेते या ब्लू आइड बॉयज थे, वो सालों से एक एक करके पार्टी छोड़ चुके हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि अंदरूनी स्तर पर कुछ बुनियादी खामियां आ चुकी हैं, जिन्हें सुधारना होगा। तो अगर हम शुरुआत वाले अपने सवाल पर लौटें, क्या ये 7 सांसदों का जाना कोई दीर्घकालिक तबाही है, मतलब नींव की दरार है, या सिर्फ झड़ता हुआ पेंट? स्रोत के अंतिम निष्कर्ष के अनुसार ये सिर्फ एक अल्पावधि की छवि का नुकसान है, मतलब शॉर्ट टर्म डेंट। झड़ता हुआ पेंट? हाँ, क्योंकि उन सांसदों का जनता पर कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये एक अंतिम चेतावनी भी है। अंतिम चेतावनी किस बात की? इस बात की कि शासन दिल्ली से नहीं बल्कि चंडीगढ़ से चलना चाहिए। ये पार्टी के लिए अपनी जड़ों की ओर लौटने का शायद आखिरी मौका है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो हमारे सामने मुख्य रूप से 3 बातें आती हैं। पहला, प्रतिनिधित्व का संकट, जहां पैसे को तरजीह दी गई। दूसरा, दिल्ली बनाम पंजाब का प्रशासनिक तनाव। और तीसरा, सत्ता में आने के बाद अपने ही आदर्शों से भटक जाना। बिल्कुल। अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरे विचार पर बात करना चाहता हूं जो इन सबसे उभर कर आता है। हाँ, बताइए। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी का ये मौजूदा संघर्ष भारत की अन्य उभरती हुई क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक बड़ा सबक बनेगा? ये एक बहुत अहम सवाल है। सोचने वाली बात है कि क्या राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं और राज्य की अपनी स्थानीय पहचान के बीच एक सही संतुलन न बना पाना ही भविष्य में इन आधुनिक राजनीतिक स्टार्टअप्स के पतन का कारण बनेगा? ये सच में एक ऐसा पहलू है जिस पर राजनीति को करीब से देखने वाले हर शख्स को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता भी इस जानकारी का अपने तरीके से विश्लेषण करें। तो उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित हमारी आज की इस निष्पक्ष चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको जानकारी पूर्ण लगा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।